जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले भी बहुत सी बार कहा है कि जब भी हम एक प्रोग्राम डेवलप करते हैं तो उसके लिए कुछ बेसिक स्टेप्स हमें फॉलो करने होते हैं। सबसे पहला स्टेप होता है प्रोग्राम स्पेसिफिकेशंस को समझना, जिसमें हम लोगों ने प्रॉब्लम को डिफाइन करना और रिक्वायरमेंट एनालिसिस, ये दोनों कर लिए थे। अगर मैं बात करती हूँ एरिया एंड सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल से रिगार्डिंग, हमने यहाँ पे जो रिक्वायरमेंट एनालिसिस और डिफाइन अ प्रॉब्लम वाला पार्ट सॉल्व किया था, वहाँ पे 3 एग्जांपल्स मैंने आप लोगों को करवाए थे। एक था सिंपल मैसेज को डिस्प्ले करना, एक था एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल और एक था एरिया एंड सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल। तो यहाँ पे लास्ट क्लास में 2 फ्लो चार्ट्स हम लोगों ने कवर किए थे, सिंपल मैसेज वाला और रेक्टेंगल से रिलेटेड। तो नेक्स्ट जो हमारा फ्लो चार्ट है वो है सर्कल के एरिया और सर्कमफ्रेंस से रिलेटेड। अब यहाँ पे सबसे पहले हमें करना क्या है, सबसे पहले किसी भी प्रोग्राम को अगर हमें एग्जीक्यूट करवाना है तो डबल क्लिक करके पहले उसे ओपन करना होता है। तो फ्लो चार्ट के टर्म्स में हम उसे क्या कहते हैं, हम उसे कहते हैं स्टार्ट। बेसिकली ये क्या है, एक तरीके का टर्मिनल है। इसका मतलब है कि हमारे प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन या जो प्रोसेसिंग है वो स्टार्ट हो चुकी है। अब यहाँ पर इसके बाद यूजर से इनपुट लेके कैलकुलेशंस करवाने होते हैं, लेकिन अगर मैं डायरेक्टली यूजर से इनपुट ले लूंगी तो वो जहाँ के सेव कहाँ जाके होगा, ठीक है। तो हम क्या करना होता है, इनपुट लेने से पहले मेमोरी के अंदर हमें कुछ लोकेशंस को रिजर्व करवाना होता है, कुछ जगह रिजर्व करवानी होती है जहाँ पे जाके हमारा इनपुट सेव होता है। तो प्रोसेस को स्टार्ट करने के बाद सेकंड जो स्टेप होता है हमारा, वो होता है वेरिएबल्स का क्रिएशन। अब वेरिएबल के क्रिएशन में क्या क्या हमें ध्यान रखना होता है, हमें यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि कितने डेटा को हमें हैंडल करना है। तो हमें यहाँ पे 2 चीजें कैलकुलेट करने के लिए कहा गया है, एक तो है एरिया और एक है सर्कमफ्रेंस। तो 2 चीजें तो ये हो गई। तीसरी चीज की हमें क्या रिक्वायरमेंट है, तीसरी चीज हमें चाहिए रेडियस। सर्कल से रिलेटेड जितनी भी चीजें हमें चाहिए होती है, कैलकुलेशन हम लोग करते हैं, यूजुअली रेडियस को यूज करके की जाती है। तो यहाँ पे तीसरा डेटा क्या हो जाएगा हमारा, रेडियस। यानी कि ऑन टोटल हमें रैम के अंदर 3 मेमोरी लोकेशंस की जरूरत है जो रेडियस, एरिया और सर्कमफ्रेंस को हैंडल करेंगे। तो यहाँ पे किसी भी तरीके की अगर हम प्रोसेसिंग की बात करते हैं, रैम रिलेटेड की बात करते हैं, तो वहां पे हमें रेक्टेंगल एज अ शेप काम में लेना होता है। तो यहाँ पे भी जो ये वेरिएबल है रेडियस, एरिया एंड सर्कमफ्रेंस, ये रैम पे ही जाके स्टोर होने वाले हैं, यानी कि हमारी प्रोसेसिंग होने वाली है। तो इसी वजह से यहाँ पे रेक्टेंगल एज अ शेप काम में लिया गया है। वैर का यहाँ पे सिंपली मतलब होता है वेरिएबल, और कॉमा से सेपरेट करके हम जो नेम्स स्पेसिफाई करते हैं वो हमें यहाँ पे लिखने होते हैं। मैंने कंप्लीट नेम्स यहाँ पे लिखे हैं, रेडियस, एरिया एंड सर्कमफ्रेंस। अगर आप चाहो तो यहाँ पे RAD, AR या फिर CIR, CUM कुछ इस तरीके से भी वेरिएबल्स के नेम रख सकते हो। जब हम एक्चुअल प्रोग्राम का डेवलपमेंट करेंगे तो एक बारी फिर हम इसके नेमिंग के रूल्स डिस्कस करेंगे, तो आपको और क्लियर हो जाएगा कि किस तरीके से नेम्स रखे जाते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमने यूजर जो वैल्यू देगा उसके लिए मेमोरी लोकेशंस भी रिजर्व करवा ली। अब यहाँ पे हमें करना क्या है, नेक्स्ट जो हमारे पास में स्टेप है वो है यूजर से इनपुट लेना। लेकिन यूजर जो है वो जरूरी नहीं है कि हर बारी एक इंटेलिजेंट यूजर हो। कभी कभी कंप्यूटर को वो लोग भी ऑपरेट करने का ट्राई करते हैं जिनको कुछ भी पता नहीं होता। तो हम क्या करते हैं, यूजर हमें सही इनपुट दे, इसके लिए हम यूजर को गाइड करते हैं कि उसे किस तरीके का इनपुट देना है। तो इसी वजह से यहाँ पे जो नेक्स्ट डायग्राम मैंने ड्रॉ किया है दैट इज अ पैरेललोग्राम। बेसिकली ये क्या करेगा, एक मैसेज डिस्प्ले करेगा। कोई भी मैसेज, कोई भी आउटपुट जो मॉनिटर स्क्रीन के लिए बना हुआ होता है, या फिर हम जब यूजर से इनपुट लेते हैं, इन सारी चीजों के लिए पैरेललोग्राम एज अ सिंबल काम में लिया जाता है। अब यहाँ पे जो भी मैसेज डिस्प्ले करवाना है वो आता है डबल कोट्स के अंदर। तो सबसे पहले तो मैंने डिस्प्ले लिख दिया है और उसके बाद कोट्स के अंदर मैंने लिखा है एंटर रेडियस इन सेंटीमीटर। तो यहाँ पे यूजर को समझ में आ जाएगा कि वो क्या इनपुट कर रहा है और कौन सी यूनिट में इनपुट कर रहा है। तो वो कभी भी ABCD या गलत वैल्यू इनपुट नहीं करेगा, प्रॉपर वैल्यू इनपुट करेगा, 2, 3, 4, 4.5 इस तरीके के वैल्यू, ठीक है। अब ये तो हो गया मैसेज यूजर को समझाने के लिए। अब आ रहा है हमारा एक्चुअल टर्म यानी कि इनपुट। इनपुट किसके अंदर लेना है, इनपुट लेना है रेडियस के अंदर। और रेडियस कहाँ पे जाके सेव होगी, रेडियस नाम के वेरिएबल के अंदर। तो सिंपली इनपुट लिखेंगे और फिर रेडियस।
अब यूजर जो भी इनपुट करेगा, जो भी वैल्यू हमें देगा एज अ फीड, वो हम इस लोकेशन पे जाके सेव कर देंगे। अब इनपुट और आउटपुट दोनों के लिए पैरेललोग्राम सिंबल ही काम में लिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे अब हमारे पास में इनपुट वाला पार्ट भी आ चुका है। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, बस कैलकुलेशन करवानी। तो किसी भी तरीके की कैलकुलेशन या प्रोसेसिंग जब हम करवाते हैं तो वहां पे रेक्टेंगल एज अ सिंबल काम में लिया जाता है। अब हमें कितनी चीजें कैलकुलेट करनी है, हमें दो चीजें कैलकुलेट करनी है, यानी कि हमें दो फॉर्मूले की रिक्वायरमेंट है। तो सबसे पहले हम एरिया से रिलेटेड वर्किंग करवा लेते हैं। तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है सर्कल के टर्म्स में, पाई आर स्क्वायर, यानी कि पाई इंटू आर इंटू आर। ठीक है, यहाँ पे जो रेस टू द पावर वाला सिंबल होता है, क्यूब है या फिर स्क्वायर है, हम उसे यहाँ पे सिंबल के तौर पे मेंशन नहीं करते हैं। यूजुअली हम यहाँ पे फ्लो चार्ट के अंदर कंप्लीट फॉर्मूला मेंशन करते हैं। तो अगर मान लीजिए यहाँ पे कभी भी कुछ ऐसा फॉर्मूला आता है कि किसी का क्यूब हमें कहा गया है, तो हम मान लीजिए रेडियस का क्यूब ही कहा गया है, तो हम रेडियस इंटू रेडियस लिखेंगे। ठीक है, रेडियस रेज टू द पावर 3 नहीं लिखते हैं फ्लो चार्ट्स में। कुछ इस तरीके का सिंटेक्स यहाँ पे फॉलो किया जाता है, कुछ इस तरीके के रूल्स यहाँ पे फॉलो किए जाते हैं। तो अब हमें यहाँ पे फॉर्मूला तो पता है, पाई की वैल्यू अगर आप चाहो तो 22/7 भी लिख सकते हो, लेकिन हम 3.14 लिख लेते हैं तो डिविजन नहीं करना पड़ेगा, डायरेक्टली हमें पता है 3.14 है। तो पाई आर स्क्वायर, तो मल्टीप्लाई बाय रेडियस। अब ये तो है जो प्रोसेसिंग हमें करवानी है, ये एक आउटपुट जनरेट करेगा, एक रिजल्ट हमें कैलकुलेट करके देगा। अब उसे कहीं ना कहीं स्टोर तो करवाना है, तो हमने ऑलरेडी मेमोरी में जगह रिजर्व करवा रखी है एरिया के नेम से। तो हम क्या करेंगे, ये हमारा एक कंप्लीट एक्सप्रेशन है। आप लोगों ने भी मैथमेटिक्स के टर्म में लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का कंसेप्ट पढ़ा होगा। तो यहाँ पे प्रोग्रामिंग में क्या होता है, जो इक्वल्स टू से पहले होता है वो कहलाता है लेफ्ट हैंड साइड, और जो बाद में है वो कहलाएगा राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड सबसे पहले सॉल्व होता है, यानी कि सबसे पहले हमारी इस फॉर्मूले का रिजल्ट कैलकुलेट होगा, और उसके बाद लेफ्ट हैंड साइड में जो वेरिएबल होता है उसमें जाके वो रिजल्ट स्टोर होता है। तो यहाँ पे जो एरिया है उसमें रिजल्ट हमारा जाके स्टोर हो जाएगा। सेम गोज फॉर द सर्कमफ्रेंस, हमें यहाँ पे दो चीजें कैलकुलेट करनी थी, एक एरिया और एक सर्कमफ्रेंस। और यूजुअली हम क्या करते हैं, एक ही सिंबल के अंदर सारी चीजें मेंशन नहीं करते, हर एक चीज को हमें अलग अलग स्टेटमेंट्स के अंदर मेंशन करना होता है जब हम प्रोग्राम में इम्प्लीमेंट करते हैं, एक्चुअल जब कोडिंग होती है। तो इसी वजह से जब हम फ्लो चार्ट बनाते हैं तो वहां पे भी हम अलग अलग सिंबल्स मेंशन करते हैं। इसी वजह से मैंने यहाँ पे जो पैरेललोग्राम है वो दो पैरेललोग्राम्स बनाए हैं, एक मैसेज के लिए और इनपुट के लिए। सिंबल एक है तो दोनों को एक ही चीज में लिख देंगे, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, हर एक चीज को अलग अलग यहाँ पे मेंशन करना है। अब सेकंड जो हमारा फॉर्मूला है वो है सर्कमफ्रेंस का। अब सर्कमफ्रेंस का जो फॉर्मूला होता है दैट इज 2πr। तो यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई बाय 3.14 मल्टीप्लाई बाय रेडियस। अगर आप चाहो तो डायरेक्टली यहाँ पे पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा दो, 2 और 3.14 को, तो आउटपुट क्या आएगा 6.28। तो हम यहाँ पे डायरेक्टली 6.28 मल्टीप्लाई बाय रेडियस भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये चीजें फिक्स हैं। 2 तो 2 ही रहेगा और 3.14 भी 3.14 ही रहेगा, ये तो चेंज नहीं हो सकता। तो हम डायरेक्टली 6.28 लिख के मल्टीप्लाई बाय रेडियस भी लिख सकते हैं, और अगर आप चाहो तो आप ये भी लिख सकते हो। अब वही, ये लेफ्ट हैंड साइड है और ये राइट हैंड साइड है, रिजल्ट कैलकुलेट होगा और सर्कमफ्रेंस नाम के वेरिएबल के अंदर हम रिजल्ट को स्टोर करवाएंगे। अब इनपुट भी आ चुका है, हमने कैलकुलेशन भी करवा ली, अब क्या करना है, अब रिजल्ट को डिस्प्ले करवाना है मॉनिटर की स्क्रीन पे, यानी कि आउटपुट डिस्प्ले करवाना है। तो आउटपुट के लिए क्या होता है, पैरेललोग्राम्स होते हैं। तो यहाँ पे सेम जैसे कि मैंने पहले कहा था, हर एक स्टेप को हम अलग अलग मेंशन करते हैं। अब यहाँ पे आउटपुट के लिए जरूरी नहीं है कि आप दो पैरेललोग्राम बनाओ, फाइनल जो आउटपुट है हम यहाँ पे इसे कंबाइन एक बॉक्स के अंदर भी एक पैरेललोग्राम में भी लिख सकते हैं। बट यहाँ पे कन्वीनियंस रहे, यूजर को सही तरीके से समझ में आए, इसलिए मैंने दो अलग पैरेललोग्राम क्रिएट की। तो सबसे पहले जो मैं प्रिंट करवा रही हूँ, यानी कि डिस्प्ले करवा रही हूँ स्क्रीन पे, दैट इज एरिया ऑफ सर्कल हैविंग। अब यहाँ पे ये तो मेरा मैसेज है, और मैसेज हमेशा आते हैं कोट्स के अंदर, डबल कोट्स के अंदर। अब यहाँ पे सर्कल की कितनी रेडियस है मुझे वो भी डिस्प्ले करवाना है, और एरिया भी डिस्प्ले करवाना है। तो रेडियस कहाँ पे स्टोर्ड है, रेडियस नाम के वेरिएबल के अंदर।
अब अगर वेरिएबल और मैसेज को हमें कंबाइन करना है तो हम प्लस सिंबल को काम में लेते हैं, ठीक है। यही चीज मैंने आप लोगों को कल भी बताई थी। तो एरिया ऑफ सर्कल हैविंग रेडियस, इनको कंबाइन करने के लिए प्लस सिंबल काम में लिया है। सेम रेडियस के यहाँ पे यूनिट भी हमें मेंशन करनी होगी, तो मैंने इस वेरिएबल को फिर से एक मैसेज के साथ में कंबाइन करवाया है, सेंटीमीटर रेडियस इज। अब यहाँ पे सपोज यूजर इनपुट करता है 2 एज अ रेडियस, तो एरिया ऑफ सर्कल हैविंग 2 सेंटीमीटर रेडियस इज इक्वल्स टू, ये हमारा पूरा मैसेज बनेगा। अब यहाँ पे एरिया किसके अंदर स्टोर्ड है, एरिया वेरिएबल के अंदर, तो मैसेज को हमने यहाँ पे क्लोज कर दिया और फिर से मैसेज और वेरिएबल को हमने प्लस से कंबाइन कर दिया। अब यहाँ पे यूजुअली मैथमेटिकल के टर्म्स में जब भी आउटपुट आता है तो यूनिट भी डिस्प्ले करवानी होती है। अब यूनिट जो है वो कहीं पे स्टोर नहीं है, मेरा मैसेज है, तो इस वेरिएबल के नेम के साथ हम फिर से मैसेज को कंबाइन करवाएंगे, दैट इज स्क्वायर सेंटीमीटर। तो अब जो भी एरिया हमारा कैलकुलेट होगा, सपोज यहाँ पे 10 कैलकुलेट हुआ है, तो एरिया ऑफ सर्कल हैविंग 2 सेंटीमीटर रेडियस इज 10 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो कुछ इस तरीके का हमारा जो आउटपुट है वो स्क्रीन पर विजिबल है। 10 एरिया आया नहीं है, मैंने अज्यूम किया है कि मान लीजिए 10 एरिया हमारा आउटपुट आया है, तो हमारा जो कंप्लीट मैसेज और वेरिएबल को कंबाइन करके आउटपुट कुछ इस तरीके से विजिबल होगा हमारी इस स्क्रीन पे, ठीक है। सेम कंसेप्ट मैंने सर्कमफ्रेंस के लिए भी अप्लाई किया है। सबसे पहले डिस्प्ले, उसके बाद सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल हैविंग, अब रेडियस वेरिएबल के अंदर है तो मैसेज और वेरिएबल को कंबाइन करने के लिए प्लस सिंबल लेंगे, फिर से वेरिएबल और मैसेज को कंबाइन करने के लिए हम लोग प्लस सिंबल को काम में लेंगे, और फिर से मैसेज और वेरिएबल को कंबाइन करने के लिए हम लोग प्लस सिंबल काम में लेंगे। तो सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल हैविंग 2 सेंटीमीटर रेडियस इज इक्वल्स टू, सपोज 10 आंसर आया है तो 10 सेंटीमीटर, ठीक है। यूनिट जो भी है हमारी आपको वो मेंशन करनी है, और इसके बाद जो भी यूजर ने कहा था वो सारी चीजें हम लोगों ने कर ली है। प्रोसेस को स्टार्ट भी कर लिया, हम लोगों ने इनपुट भी ले लिया, कैलकुलेशन भी करवा ली और आउटपुट भी डिस्प्ले करवा दी, सारा काम हो चुका है। अब क्या करना है, प्रोग्राम को क्लोज करना है। तो क्लोज करने के लिए क्या करते हैं, जो हमारा एक्स वाला क्लोज वाला बटन होता है उस पर क्लिक करते हैं, या फिर शॉर्टकट की ऑल्ट F4 प्रेस करते हैं। तो यहाँ पे प्रोग्राम को क्लोज करने का या स्टॉप करने का क्या सिस्टम है, यहाँ पे हम लोग एंड सिंबल को काम में लेते हैं। अब कहीं कहीं पे जो ये एंड है इससे स्टॉप भी लिखा हुआ होता है, तो यहाँ पे दोनों का मतलब एक ही है, आपको कंफ्यूज नहीं होना, या बिगिन एंड दोनों में से कुछ भी हो सकता है। So that was the area and circumference of a circle. अब इस फ्लो चार्ट में किसी को कुछ कंफ्यूजन, आप लोगों के लिए कुछ क्वेश्चंस हैं जो रेडी किए हैं, एक बार सब लोग ट्राई करना, हो सकता है एग्जाम में भी आप लोगों के लिए कुछ इस तरह के क्वेश्चंस आ जाए, क्योंकि आते हैं। फ्लो चार्ट डिस्क्राइब करने के लिए आता है, कभी सिंपल डेफिनेशन पूछी जाती है, कभी विद एग्जाम्पल पूछा जाता है। तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस रेडी किए हैं मैंने, किसी को कुछ भी प्रॉब्लम आती है तो आप लोग मुझे बता देना, हम लोग क्लास में ही उसको सॉल्व करने का ट्राई करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो जो क्वेश्चन है दैट इज draw the flow chart to find the area of right angle triangle. अब यहाँ पे एक सिमिलर क्वेश्चन मैंने आप लोगों को पहले क्लास में भी दिया था, जहाँ पे राइट एंगल ट्राइंगल का आपको रिक्वायरमेंट एनालिसिस करना था। तो आई होप सबने प्रॉब्लम को डिफाइन करना और रिक्वायरमेंट एनालिसिस दोनों चीजें कर ली होंगी। अब जो भी रिक्वायरमेंट एनालिसिस आपने किया है उसको यूज करके आपको एक फ्लो चार्ट क्रिएट करना है, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि मैंने यहाँ पे सर्कल के लिए और कर्व रेक्टेंगल के लिए ड्रॉ किया, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन में तो आपको इतना ही करना है। बाकी नेक्स्ट जो 2 क्वेश्चंस है उनमें आपको दोनों चीजें करनी है, प्रोग्राम के स्पेसिफिकेशंस यानी कि प्रॉब्लम को स्पेसिफाई करना, तो प्रॉब्लम को डिफाइन करना, और रिक्वायरमेंट एनालिसिस, और साथ साथ में आपको फ्लो चार्ट्स भी बनाने हैं लास्ट 2 क्वेश्चंस। अब सबसे पहला जो क्वेश्चन है दोनों के अंदर दैट इज डिस्प्ले टेम्परेचर इन सेल्सियस। अब यहाँ पे होगा क्या, हम यूजर से एक टेम्परेचर का इनपुट लेंगे जो फ़ारेनहाइट के अंदर होगा, ठीक है। अब फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में कन्वर्ट करने का फॉर्मूला होता है, हो सकता है कुछ लोगों को पता हो कुछ को नहीं पता हो, तो जब मैं डॉक्यूमेंट फॉरवर्ड करूंगी तो मैं यहाँ पे टेम्परेचर के कन्वर्जन से रिलेटेड जो फॉर्मूला होता है वो मैं यहाँ पे मेंशन करके दे दूंगी, तो आपको पता पड़ जाएगा कि किस तरीके का इनपुट और आउटपुट काम में
आएगा। ठीक है, तो पहले प्रॉब्लम को डिफाइन करना है, रिक्वायरमेंट एनालिसिस, और उसके बाद आपको फ्लो चार्ट बनाना है। सेम गोज फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्प्ले सिंपल इंटरेस्ट ऑन द बेसिस ऑफ प्रिंसिपल अमाउंट, रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम एंड ड्यूरेशन इन ईयर्स। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, प्रिंसिपल अमाउंट यानी कि कोई भी अमाउंट का इनपुट लेना है, 5000, 10,000, समथिंग लाइक दैट। ठीक है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट, ब्याज दर जिसे हम कहते हैं कॉमन टर्म्स में। ठीक है, 2%, 3%, 1%, वो रेट का आपको इनपुट लेना है, एंड ड्यूरेशन इन ईयर्स। ईयरली जो है वो हमें इंटरेस्ट प्रोवाइड करता है बैंक भी, तो एग्जैक्टली 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर, ये आपको यूजर से इनपुट लेना है, और उसके बेसिस पे आपको सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। इसका भी फॉर्मूला मैं यहाँ पे जब डॉक्यूमेंट फॉरवर्ड करूंगी तो आपको मेंशन कर दूंगी, अगर किसी को नहीं पता हो तो वो फॉर्मूले को देख के एक बार ट्राई करके देखना। तो यहाँ पे जो ये दोनों क्वेश्चंस है, इनमें आपको फर्स्ट और सेकंड दोनों स्टेप करने हैं। और यहाँ पे जो फर्स्ट क्वेश्चन है, जिन लोगों ने पहले वाला पार्ट नहीं किया है वो दोनों चीजें कर लेना। जिन्होंने रिक्वायरमेंट एनालिसिस कर लिया है, आप उन्हें उसके लिए फ्लो चार्ट क्रिएट करें। ठीक है, क्वेश्चन सबको क्लियर है? किसी को कुछ कंफ्यूजन की क्या करना है? ऑलराइट, मूविंग विद द नेक्स्ट पार्ट। अब यहाँ पर जब मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में 6 स्टेप्स बताए थे, तब वहां पे मैंने आप लोगों को कहा था कि जो फर्स्ट 3 स्टेप्स होते हैं हमारे, वो कंप्लीट पेपर वर्क होता है। सारी चीजें हम पेपर पे करते हैं, रिक्वायरमेंट एनालिसिस, या फिर हम लोग क्या करते हैं, फ्लो चार्ट बनाते हैं, या फिर हम लोग अपने प्रोग्राम की करेक्टनेस को चेक करते हैं। मतलब जो प्रोग्राम हमने डेवलप किया है, अगर हम उसे बिल्कुल सेम फॉर्मेट में कोड करेंगे तो हमारा आउटपुट सही आएगा या नहीं। ये होता है हमारा थर्ड स्टेप, डिटरमाइन द करेक्टनेस ऑफ अ प्रोग्राम। अब यहाँ पे प्रोग्राम कितना सही बना है और कितना गलत बना है, उसको चेक करने के लिए भी हमारे पास में 2 मेथड होते हैं। सबसे पहला जो मेथड है वो कहलाता है ड्राई रन, और दूसरा जो मेथड है वो कहलाता है इंडिपेंडेंट इंस्पेक्शन। अब इसमें हम एक्चुअली में करते क्या है, हम यहाँ पे बेसिकली एक टेबल बनाते हैं। जैसे कि आपको यहाँ पे एक टेबल दिख रही होगी, बिल्कुल इसी तरीके की एक टेबल हम लोग क्रिएट करते हैं। अब इस टेबल में होता क्या है, इस टेबल में हम लोग कॉलम्स बनाते हैं, और वो कॉलम्स क्या होंगे, कितने कॉलम्स होंगे, जितने हमने अपने प्रोग्राम के अंदर वेरिएबल कंसिडर किए हैं। ठीक है, सपोज जैसे मैं अगर रेक्टेंगल की बात करती हूँ, तो रेक्टेंगल में हम लोगों ने लेंथ, ब्रेथ और एरिया 3 वेरिएबल्स क्रिएट किए थे। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या करना होगा, इस टेबल के अंदर 3 कॉलम्स बनाने होंगे। बेसिकली हमारे टेबल के अंदर उतने कॉलम्स होंगे जितने हमारे पास में वेरिएबल्स है। सिमिलरली अगर मैं ये कहूँ कि आपको क्या करना है, 2 नंबर्स का एडिशन करवाना है, तो 2 नंबर्स जो हम यूजर से इनपुट लेंगे और एक जहाँ पे हम रिजल्ट डिस्प्ले करवाएंगे, तो टोटल 3 वेरिएबल्स हो गए। तो यहाँ पे क्या करना होगा, यहाँ पे भी कॉलम जो होंगे वो 3 होंगे। सिमिलरली मैं ये कहूँ कि आपको एरिया कैलकुलेट करना है सर्कल का, सिर्फ एरिया की मैं बात कर रही हूँ, तो एरिया के लिए तो एक तो एरिया वेरिएबल हो गया, और एक क्या हो गया, रेडियस हमारा इनपुट। तो वहां पे सिर्फ 2 ही वेरिएबल हैं, तो 2 ही कॉलम बनेंगे हमारी टेबल के अंदर। ठीक है, इस तरीके से टेबल का कंस्ट्रक्शन होता है। अब यहाँ पे हम लोग करते क्या है, सबसे पहले हर एक कॉलम के अंदर हम हमारे इनपुट का नाम लिखते हैं। जैसे अगर मैं रेक्टेंगल की बात करती हूँ, तो एक इनपुट हमारा लेंथ था और एक इनपुट हमारा ब्रेथ था, और लास्ट में जो हमारा कॉलम बचता है वो होते हैं हमारे आउटपुट के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे लास्ट कॉलम होगा वो हमारा एरिया बन जाएगा। अब मैं ये अज्यूम करके चल रही हूँ कि यूजर ने अगर मुझे 10 सेंटीमीटर लेंथ इनपुट किया है और 8 सेंटीमीटर ब्रेथ इनपुट किया है, तो मेरा आउटपुट क्या आना चाहिए जब मैं एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन करूँ, 10 मल्टीप्लाई बाय 8 दैट इज 80। तो यहाँ पे ये कहलाएगा ड्राई रन, जहाँ पे हमने पेपर पे सॉल्व किया है कि स्पेसिफिक इनपुट देने पे क्या आउटपुट हमारा कैलकुलेट होगा। दिस इज ड्राई रन। अब ये ड्राई रन करता कौन है, जो इंसान प्रोग्राम को डेवलप कर रहा है, यानी कि जो प्रोग्रामर है, वो खुद इस तरीके का कंस्ट्रक्शन करता है और चेक करता है कि आउटपुट उसका क्या आना चाहिए। ठीक है,
सेकंड जो मेथड है हमारे पास में, दैट इज इंडिपेंडेंट इंस्पेक्शन। अब यहाँ पे भी बिल्कुल सेम कंसेप्ट फॉलो होता है जो हमने यहाँ पे फॉलो किया है। बिल्कुल ऐसी ही टेबल बनती है और उतने ही कॉलम होंगे जितने हमारे वेरिएबल्स है। कंसेप्ट बिल्कुल सेम है, प्रोसेस बिल्कुल सेम है। तो फिर डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि यहाँ पे जो प्रोग्राम को चेक करने का तरीका है वो प्रोग्रामर नहीं करता है, बल्कि कोई दूसरा इंसान करता है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने आप लोगों को कोई क्वेश्चन दिया है सॉल्व करने के लिए, तो उस क्वेश्चन को जब आप सॉल्व करोगे तो आप जब उसे चेक करोगे तो वो कहलाएगा ट्रायल। लेकिन अगर वो क्वेश्चन आप मुझसे चेक करवाते हो किसी दूसरे इंसान से, तो वो कहलाता है इंडिपेंडेंट इंस्पेक्शन। बाकी प्रोसेस जो है वो दोनों का सेम है। टेबल क्रिएट करेंगे, कॉलम्स होंगे, कितने कॉलम्स होंगे? जितने हमारे वेरिएबल्स है उतने कॉलम्स होंगे। तो ये कहलाता है डिटरमाइनिंग द करेक्टनेस ऑफ द प्रोग्राम। इस स्टेप में या किसी भी मेथड में कुछ कंफ्यूजन? ऑल राइट, तो हम पे जितना भी पेपर वर्क था वो हमारा ओवर हो गया है। अब आता है हमारा एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन, दैट इज कोड द प्रोग्राम। लेकिन प्रोग्राम को कोड करने के लिए पहले लैंग्वेज तो सेलेक्ट करनी पड़ेगी। सपोज मैं आपको कहूँ कि आप एक डॉक्यूमेंट बनाइए। डॉक्यूमेंट किस में बनाना है? हिंदी में बनाना है, इंग्लिश में बनाना है, कुछ और लैंग्वेज में, किसी और लैंग्वेज में बनाना है, किस में बनाना है ये तो बताना पड़ेगा। तो एग्जैक्टली में जब हम प्रोग्राम डेवलप करते हैं तो जो फर्स्ट 3 स्टेप्स हैं वो सारी लैंग्वेजेस के लिए कॉमन है। चाहे आप किसी भी लैंग्वेज की बात करो, सबके लिए सेम टाइप का सिंटेक्स फॉलो होता है, सेम टाइप के रूल्स फॉलो होते हैं। वही प्रोग्राम स्पेसिफिकेशन, वही फ्लो चार्ट, वही ड्राई रन, वही इंडिपेंडेंट इंस्पेक्शन। डिफरेंस आता है कोड द प्रोग्राम के अंदर। तो यहाँ पे जो भी हाई लेवल लैंग्वेज हम यूज कर रहे हैं, वेदर इट्स सी, सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन या कोई भी और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, तो प्रोग्राम को कोड करने के लिए हमें एक लैंग्वेज सेलेक्ट करनी पड़ती है। यहाँ पे जो हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इम्प्लीमेंट करने वाले हैं दैट इज सी लैंग्वेज। ठीक है, अब मान लीजिए, अज्यूम कर लीजिए कि हम लोगों ने जो अभी इम्प्लीमेंटेशन किया है फ्लो चार्ट का, उसके बेसिस पे हमने एक प्रोग्राम डेवलप कर लिया। ठीक है, अब प्रोग्राम डेवलप कर लेना सिर्फ काफी नहीं है, वो सही तरीके से एग्जीक्यूट भी होना चाहिए। अब एग्जीक्यूट तो तब होगा जब हमारा सिस्टम उसे सपोर्ट करेगा, क्योंकि हमने वो प्रोग्राम किस में लिखा है? हाई लेवल लैंग्वेज में। अब हाई लेवल लैंग्वेज क्या होती है? जो इंग्लिश जैसे वर्ड्स को यूज करके बनाई हुई है। लेकिन कंप्यूटर थोड़ी वो लैंग्वेज समझता है। कंप्यूटर क्या समझता है? वो तो मशीन लैंग्वेज समझता है, यानी कि 0 और 1 समझता है। तो यहाँ पे सबसे पहले प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करवाने से भी पहले हमें पहले पूरे प्रोग्राम को, पूरे हमारे सोर्स कोड को 0 और 1 के अंदर कन्वर्ट करना होगा। तो यहाँ पर पहले हम वही चीज सीख रहे हैं कि प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करने के लिए हमें किन किन चीजों की रिक्वायरमेंट होती है। उसके बाद जब सारी रिक्वायरमेंट्स कंप्लीट हो जाएगी तो हम एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट करेंगे। देखिए, किसी भी तरीके की हाई लेवल लैंग्वेज को अगर हमें मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करना हो, या फिर हम मशीन लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज भी कहते हैं और बाइनरी लैंग्वेज भी कहते हैं, किसी में भी हमें कन्वर्ट करना हो तो उसके लिए हमें जरूरत पड़ती है ट्रांसलेटर्स की। अब यहाँ पे ट्रांसलेटर्स कितने टाइप के हैं? 2 टाइप्स के। एक तो कहलाता है कंपाइलर और एक कहलाता है इंटरप्रेटर। अब यहाँ पे इन दोनों में क्या डिफरेंस है या ये दोनों किस तरीके से काम करते हैं, हम पहले उसका एक्सप्लेनेशन देख रहे हैं। देखिए, यहाँ पे जो कंपाइलर होता है वो क्या करता है? जो भी प्रोग्राम मैंने क्रिएट किया है, सपोज मैंने मेरे प्रोग्राम के अंदर 10 इंस्ट्रक्शंस लिखे हैं, तो ये कंपाइलर क्या करेगा? उन सारे इंस्ट्रक्शंस को एक साथ ये रीड करता है, यानी कि कंप्लीट प्रोग्राम को एक साथ ये इनपुट के तौर पे एक्सेप्ट करता है, सारे स्टेप्स को एक साथ रीड करता है और सारे स्टेप्स को एक साथ 0 1 के अंदर कन्वर्ट करता है। अब यहाँ पे 0 1 के अंदर जो कन्वर्ट होके हमें कोड मिलता है वो कहलाता है ऑब्जेक्ट कोड। अब यहाँ पे कंपाइलर क्या करता है? इस ऑब्जेक्ट कोड के लिए अलग से एक फाइल बना देता है। ये इसकी इंटरनल वर्किंग है, हमें बीच में कुछ भी काम नहीं करना पड़ता है, हमें बस अपने प्रोग्राम को कंपाइल करना है। जैसे ही कंपाइल करने के लिए हम की प्रेस करते हैं, अब वो की कौन सी होती है? प्रोग्राम के डेवलपमेंट में हम लोग देखेंगे, जैसे ही हम वो की प्रेस करेंगे क्या होगा?
पूरे प्रोग्राम को एक साथ रीड करेगा और उसे स्टार्ट से लेके एंड तक 0-1 में कन्वर्ट करने लग जाएगा। और जो भी 0-1 का कन्वर्जन हुआ है उसे एक फाइल के अंदर सेव कर देगा। तो जो प्रोग्राम हमने लिखा होता है वो कहलाता है सोर्स कोड, और जो कन्वर्जन कंपाइलर करता है और एक फाइल क्रिएट करता है जिसमें 0-1 प्रेजेंट होता है वो कहलाता है ऑब्जेक्ट कोड। और फाइल क्या कहलाएगी हमारी? फाइल कहलाती है ऑब्जेक्ट कोड फाइल, जिसका एक्सटेंशन होता है .obj। ठीक है, ये तो था हमारा पहला पॉइंट कंपाइलर से रिलेटेड। अब इंटरप्रेटर क्या करता है? इंटरप्रेटर जो है वो पूरे प्रोग्राम को कभी भी एक साथ रीड नहीं करता है। अगर हमने हमारे प्रोग्राम के अंदर 10 इंस्ट्रक्शंस लिखे हैं तो ये क्या करेगा? 1 बाय 1, लाइन बाय लाइन हर एक इंस्ट्रक्शन को रीड करता है और हर एक इंस्ट्रक्शन को 0-1 में कन्वर्ट करके डायरेक्टली एग्जीक्यूट करने के लिए भेज देता है। किसी भी तरीके का इंटरमीडिएट फाइल जो होती है हमारे पास में, जैसे कंपाइलर ऑब्जेक्ट फाइल क्रिएट करता है, ये इंटरप्रेटर उस ऑब्जेक्ट फाइल को क्रिएट नहीं करता है। इससे इंस्ट्रक्शन को रीड किया, इसे समझ में आ गया, 0-1 में खुद से कन्वर्ट करके फटाफट से एग्जीक्यूशन के लिए भेज दिया। इंटरनल वर्किंग है, एज सच फाइल ये कुछ भी जनरेट नहीं करता है। अब यहाँ पे एक एक इंस्ट्रक्शन रीड होते हैं, ठीक है, एक साथ सारी चीजें नहीं होती। So that was the very first difference between the two. ठीक है, सेकेंड डिफरेंस यहाँ पे क्या है? मेमोरी रिक्वायरमेंट इज मोर एंड मेमोरी रिक्वायरमेंट इज लेस। अब हम ऐसा क्यों कह रहे हैं? देखिए, कंपाइलर जो होता है, एक तो हमारी फाइल है जो हमने क्रिएट करी है, हमारा प्रोग्राम है सोर्स कोड, उसे कंपाइल करने पर एक ऑब्जेक्ट फाइल बन रही है। ठीक है, अब जो ऑब्जेक्ट फाइल है हम उसे क्या करते हैं? प्री डिफाइंड कुछ जो चीजें होती है उससे कंबाइन करते हैं, फिर क्या होता है? फिर हमारी एक एग्जीक्यूटेबल फाइल जनरेट होती है। यानी कि ऑन टोटल अगर मैं कंपाइलर को काम में लूं तो हमारे पास में 3 फाइल क्रिएट होंगी। अब 3 फाइल है तो ऑब्वियसली वो ज्यादा मेमोरी कंज्यूम करेंगी। जबकि इंटरप्रेटर के अंदर क्या होता है? इंटरप्रेटर में हम लोग सिर्फ एक ही फाइल को काम में लेते हैं, वो फाइल जो हमने बनाई, क्योंकि किसी तरीके की ऑब्जेक्ट फाइल यहाँ पे बनती नहीं है तो उसे किसी भी दूसरी फाइल से कंबाइन करने की नीड नहीं होती, सिर्फ हमारी फाइल होती है और 1 बाय 1 सारे इंस्ट्रक्शन जो हैं वो एग्जीक्यूट होते रहते हैं। इसी वजह से इंटरप्रेटर कम मेमोरी कंज्यूम करता है और कंपाइलर ज्यादा, क्योंकि यहाँ पे ज्यादा फाइल्स काम में आती हैं और यहाँ पे कम फाइल्स काम में आती है। अब नेक्स्ट जो डिफरेंस है दोनों के बीच में वो ये है कि कंपाइलर जो प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन करता है वो फास्ट होता है। अब फास्ट क्यों होता है? देखिए, सारी चीजों को एक साथ अगर हम रीड कर ले, सारी चीजों को, सारे इंस्ट्रक्शंस को एक साथ रीड कर ले तो फटाफट सारा काम हो जाएगा। तो कंपाइलर भी बिल्कुल वही काम करता है, सारे स्टेटमेंट्स को एक साथ रीड करके एक ऑब्जेक्ट फाइल ये बना देता है। अब यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट फाइल एक बार बन चुकी है बस वो बन गई। अब जितनी बार भी हम उस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करवाएंगे उस ऑब्जेक्ट फाइल की हेल्प से फटाफट से हमारा सारा काम हो जाता है। बार बार हमें 0-1 में कन्वर्ट नहीं करना पड़ता, हम एक बार अपने प्रोग्राम को 0-1 के अंदर कन्वर्ट करते हैं और फिर ऑपरेटिंग सिस्टम उसी की हेल्प से हमें आउटपुट जो है वो कैलकुलेट करके देता रहता है। अगर हम अपने प्रोग्राम के अंदर कुछ चेंजेस कर दें, जैसे कि पहले मैंने सिर्फ एडिशन करवाया था, अब मैंने एडिशन के साथ साथ में सब्ट्रैक्शन का कोड भी लिख दिया, तो मुझे फिर से मेरे प्रोग्राम को कंपाइल करना होगा, फिर से एक ऑब्जेक्ट फाइल जो थी हमारी उसमें चेंजेस होंगे और फिर से एग्जीक्यूटेबल फाइल जो है उसमें भी चेंजेस होंगे। तो वहां पे थोड़ा सा टाइम लग सकता है, लेकिन अगर एक बारी हमने प्रोग्राम बना दिया, फ्यूचर में कभी भी वो चेंज नहीं होगा, तो फिर प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन कंपैरेटिवली फास्ट होता है इंटरप्रेटर से। अब इंटरप्रेटर से फास्ट कैसे होता है? देखिए, पहली चीज तो इंटरप्रेटर के केस में ये है कि ये एट अ टाइम सिर्फ एक इंस्ट्रक्शन को रीड करेगा। अब मान लीजिए पहला इंस्ट्रक्शन इसने रीड किया, समझा, एग्जीक्यूट किया, फिर दूसरा इंस्ट्रक्शन रीड किया, फिर उसको समझा, फिर उसको एग्जीक्यूट किया। इसी तरीके से अगर यहाँ पे 100 इंस्ट्रक्शन हो तो एक एक को रीड करना, एक एक को समझना, फिर एक एक को एग्जीक्यूट करने में काफी ज्यादा टाइम कंज्यूम होता है। इसी वजह से जो कंपाइलर है वो थोड़ा सा फास्ट है और इंटरप्रेटर जो है वो थोड़ा सा स्लो होता है ना। नेक्स्ट डिफरेंस जो है कंपाइलर और इंटरप्रेटर के रिगार्डिंग वो ये है
कि यहाँ पे अगर हम कंपाइलर्स को काम में लेते हैं तो क्योंकि कंपाइलर जो है वो सारे इंस्ट्रक्शंस को एक साथ रीड करता है, तो जितनी भी एरर्स होती है ना वो भी एक साथ हमारे पास में निकल के आती है। तो यहाँ पे पूरा प्रोग्राम एक साथ चेक होगा। अब जो भी गलती आपने करी है, जिस भी लाइन के अंदर आपने गलती की है, कंप्लीट इंफॉर्मेशन हमें प्रोवाइड करता है कि इस लाइन के अंदर आपने ये गलत कर दिया, इस लाइन के अंदर आपने ये गलत कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे एरर्स कब डिस्प्ले होते हैं, जब पूरा प्रोग्राम की चेकिंग जो है वो कंप्लीट हो जाती है। जबकि इससे इंटरप्रेटर की वर्किंग बिल्कुल अलग है। ये क्या करता है, एक एक इंस्ट्रक्शन को रीड करता है। मान लीजिए आपने पहले इंस्ट्रक्शन में ही गलती कर दी, तो ये क्या करेगा, वहीं पे ही रुक जाएगा। अब ये वहीं, जब तक आप उस एरर को ठीक नहीं कर देते तब तक ये उस इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट नहीं करेगा। अगर उस पहले इंस्ट्रक्शन को ये एग्जीक्यूट नहीं करेगा तो सेकंड पे मूव कैसे करेगा। तो यहाँ पे इंटरप्रेटर जो है वो थोड़ा सा ज्यादा टाइम हमारा कंज्यूम करते हैं, क्योंकि ये एक एक करके रीड करेगा। अब पहले में गलती है तो पहले वाले इंस्ट्रक्शन को ठीक करो, फिर उसको वापस से एग्जीक्यूट करने का ट्राई करो, सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गया, उसके बाद सेकंड इंस्ट्रक्शन पे जाएगा। मान लीजिए सेकंड में भी गलती कर दी हमने, तो फिर से ये रुक जाएगा कि पहले एरर को ठीक करो उसके बाद में आगे बढ़ूंगा। तो यहाँ पे इंटरप्रेटर की जो एरर को डिस्प्ले करने का तरीका है वो कुछ इस तरीके का होता है। अब यहाँ पे कुछ लैंग्वेजेस जो हैं वो कंपाइलर को काम में लेती हैं, और कुछ लैंग्वेजेस जो हैं वो इंटरप्रेटर को काम में लेती हैं। तो कंपाइलर बेस्ड लैंग्वेजेस कौन कौन सी हैं, सी, C++, और भी लैंग्वेजेस हो सकती हैं। यहाँ पे मैंने मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल लिखे हैं। और इंटरप्रेटर के केस में मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल है पाइथन एंड रूबी। और भी एग्जाम्पल यहाँ पे हो सकते हैं। तो यहाँ पे हम जो वर्किंग करने वाले हैं वो सारी वर्किंग होगी हमारी कंपाइलर बेस्ड, क्योंकि हम C एज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को काम में लेने वाले हैं। तो कंपाइलर की बेसिक फंक्शनैलिटी आप सबको ध्यान रखनी है। जब हम एक्चुअली प्रोग्राम डेवलप करेंगे, आई थिंक 1 या 2 सेशन में आ जाएगी वो चीज, तो मैं आपको बताऊंगी किस तरीके से ऑब्जेक्ट फाइल क्रिएट हुई है और कौन सी हमारी EXE फाइल क्रिएट हुई है। पर बेसिक कंसेप्ट आप सब लोग को ध्यान रखना है कि ये कंपाइलर करता क्या है और किस तरीके से ये इंटरप्रेटर से डिफरेंट है। अब किसी भी डिफरेंस के अंदर, किसी भी पॉइंट के अंदर कुछ कंफ्यूजन? प्रोग्राम का जो भी हमारा डेवलपमेंट होता है उसके रिगार्डिंग हमें एक और चीज की रिक्वायरमेंट होती है, दैट इज C लाइब्रेरी। अब यहाँ पे C लाइब्रेरी क्या है वो हम फिर नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे। तब तक आप लोग सारे पॉइंट्स एक बार रीड कर लेना। किसी को कुछ भी प्रॉब्लम आती है देन लेट मी नो इन द नेक्स्ट सेशन, और क्वेश्चंस को भी सॉल्व करने का ट्राई करना।